आप लोगों ने ज्योमेट्रिक ग्रोथ पढ़ ली है। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, और पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर हमने देखा था दो टाइप की ग्रोथ होती है, एक होती है अनलिमिटेड ग्रोथ, एक होती है लिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ कब होती है? जब अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट यूज करती है एक स्पीसीज अपने रिप्रोडक्शन के लिए, और जो लिमिटेड ग्रोथ है वो सैचुरेटेड एनवायरनमेंट में होती है। अनलिमिटेड ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक होती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो अगर आपने ज्योमेट्रिक ग्रोथ वाला नहीं देखा है वीडियो तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ दोनों ही अनलिमिटेड ग्रोथ के टाइप है, और दोनों के अंदर जो है वो जे शेप्ड ग्रोथ कर्व आता है। हालांकि ये जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के लिए होती है, कि जहां रिप्रोडक्शन करने वाले कंटिन्यूअसली रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि ज्योमेट्रिक ग्रोथ है वो सीजनल ब्रीडर्स के लिए होती है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। लिखिए, पहले एक लाइन लिखिए, विथ स्लाइटली डिफरेंट मैथमेटिक्स we can calculate the exponential growth. We can calculate the exponential growth. अब देखना, दो तीन लेक्चर पहले हमने बात करी थी कि ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है। आपको अगर याद हो तो एक फ्रॉग का एग्जाम्पल लिया था, फ्रॉग पॉपुलेशन का, कि 100 फ्रॉग्स हैं और 2 महीने बाद में वो 150 हो जाते हैं, और जनवरी से मार्च के महीने में। तो अगर आपको पता हो तो हमारा ग्रोथ का फॉर्मूला था चेंज इन नंबर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये था फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को आजकल हम dn/dt लिखते हैं। बात एक ही है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, ये है ग्रोथ रेट। अब इकोलॉजी के अंदर ग्रोथ रेट को ऐसे ग्रोथ रेट ना लिख के dn/dt लिखते हैं, कि इस पॉपुलेशन की dn/dt इतनी है, ठीक है ना। जैसे कि ए पॉपुलेशन हैज ए ग्रोथ रेट ऑफ दिस, ए पॉपुलेशन हैज ए dn/dt दिस, ऐसे होता है। चलो, अब कुछ बेसिक बातें हैं जिनके ऊपर आप फोकस करेंगे, और वो बेसिक बातें कौन कौन सी है, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं, एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर n की वैल्यू है 10 मेंबर्स, यानी पॉपुलेशन साइज है वो 10 मेंबर्स की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर्स हैं इसमें। दूसरी एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर n की वैल्यू है वो 100 है। चीज समझ में आ रही है, और डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है यहां पे। अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सी पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें ग्रोथ रेट ज्यादा होगी। अगर हम एक बार दूसरे पैरामीटर्स को छोड़ दें तो सिर्फ n के बेसिस पे कौन सी पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन होगी जिसके अंदर ग्रोथ रेट ज्यादा होगी। तो आप में से सब लोगों का आंसर है ये सेकंड पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि जिस पॉपुलेशन के अंदर इनिशियल साइज ज्यादा होगी, उस पॉपुलेशन के अंदर पेरेंट्स ज्यादा होंगे तो रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो ग्रोथ रेट ज्यादा होगी। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, dn/dt is directly proportional to n. dn/dt is directly proportional to n. जितना ज्यादा पॉपुलेशन की साइज उतना ज्यादा ग्रोथ रेट। ओके, अगर मान लीजिए कि मैं एक काम करता हूं कि यहां पर भी n है वो 10 है, और यहां पर भी n है वो 10 है, दोनों की पॉपुलेशन साइज को मैंने एक बार सेम कर दिया। एक पॉपुलेशन है जिसमें बायोटिक पोटेंशियल या इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ है वो 0.5 है, और दूसरी पॉपुलेशन ऐसी है जिसके अंदर इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ है वो 1.0 है। दो जो ये पॉपुलेशन आपको दिखाई दे रही है,
इन दोनों पॉपुलेशन के अंदर आपको आर की वैल्यू समझ में आ रही है। आर का मतलब होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, पर कैपिटा ग्रोथ रेट, बायोटिक पोटेंशियल वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब आप बताओ कि इन दोनों में से कौन सी पॉपुलेशन ऐसी है जिसके अंदर ग्रोथ रेट ज्यादा होगी। अगेन, जिसकी आर की वैल्यू ज्यादा उसकी ग्रोथ रेट ज्यादा। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि डी एन बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा। अब चलो एक काम करते हैं, दोनों की दोनों पॉपुलेशन की आर वैल्यू है वो कॉमन है। मान लो एक बार थर्ड केस, अगर मैं ये कहूं कि ये पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन के लिए सैचुरेटेड एनवायरनमेंट यूज करती है और ये पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन के लिए अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट यूज करती है, अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट यूज करती है। अब बताओ कि दोनों में से कौन सी पॉपुलेशन ऐसी है जिस पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज्यादा होगी। अगर वैसे तो देखो ऐसा होना मुश्किल है नेचर में कि दो पॉपुलेशन हो, दोनों की आर वैल्यू सेम हो, एक सैचुरेटेड में हो एक अनसैचुरेटेड, उसकी आर वैल्यू ज्यादा होगी अगर ऐसा हुआ तो। बट फिर भी एक बार मान लो, अगर दोनों पॉपुलेशन को कंपेयर करें तो आप क्या कहोगे, जिस पॉपुलेशन को अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट यूज करना आता है अपनी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ रेट वहीं ज्यादा होगी। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि डी एन बाई डी टी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंट यूज्ड बाय एन स्पीसीज, एनवायरमेंट यूज्ड बाय ए स्पीसीज। एक स्पीसीज कौन सा एनवायरमेंट यूज करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड ग्रोथ का एक टाइप होती है। किसी भी पॉपुलेशन के लिए ग्रोथ रेट को हम dn बाई dt बोल सकते हैं। एक पॉपुलेशन के लिए उसकी ग्रोथ रेट डिपेंड करेगी कि कितने मेंबर्स पहले से प्रेजेंट है। एक पॉपुलेशन के लिए ग्रोथ रेट डिपेंड करेगी कि वो अपना कितना आर यूज कर रही है। एक पॉपुलेशन के लिए ग्रोथ रेट डिपेंड करेगी कि वो कौन सा एनवायरनमेंट यूज कर रही है। आई बात दिमाग में। अब एक लाइन लिख लो, लिखो, द ग्रोथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, एन, इनिशियल साइज ऑफ पॉपुलेशन। नंबर 2, आर, the biotic potential, and number 3, the environment used by a species. Based upon this, we can formulate the growth rate of a species. हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, सिंपल है, dn बाई dt है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो वैसे ही एक कांस्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों फॉर्मूला को एक साथ लिखना है, dn बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन। बस ये बन गया हमारा फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला आ गया dn बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन। समझ में आ रहा है? इजी है ना एकदम से। ऐसे डिराइव होता है ये फॉर्मूला। ठीक, अगर आपको ये ध्यान में हो कि मैंने कभी आपको r इक्वल्स टू बी माइनस डी बताया था, तो इस इक्वेशन को ऐसे कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो यही इक्वेशन ऐसे हो जाएगी, लिख लो ये। ओके, और बात करते हैं। अब क्या है कि कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं, मैथ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट रखते हैं। वो लोग इसी इक्वेशन को, सेम इक्वेशन को ऐसे भी लिख देते हैं, एन टी इक्वल्स टू
n0 e की पावर rt, nt इक्वल्स टू n0 e की पावर rt। मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है और इसको कैसे यूज करना है। अगर न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे तो इन दोनों इक्वेशन पे बेस्ड आएंगे, स्पेशली इस इक्वेशन पे बेस्ड आते हैं। ये इक्वेशन आपको कभी कभार ही इस्तेमाल करनी होती है, ज्यादातर ये इस यूज नहीं करनी होती है, पर फिर भी बात करते हैं। पहले एक लाइन लिखो, इतना लिखो, ये दोनों इक्वेशन लिख ली। अब एक लाइन लिखो, बाद में ये लिखना है, पहले नहीं लिखना है। पहले लाइन लिखो, एक इस इक्वेशन के नीचे लिखो या इसके नीचे लिख लेना। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज टू फाइंड population size at various times. The population size at various time could be written as अब देखना, अभी लिखाता हूं आपको ये इक्वेशन। could be written as, आप लिखो nt इक्वल्स टू n0 e की पावर rt। ये इक्वेशन के अंदर nt क्या है, n0 क्या है, e क्या है, r क्या है, t क्या है, बात करते हैं। n है इनिशियल पॉपुलेशन साइज, ये n0 है, n0। nt क्या है, पॉपुलेशन साइज एट टी टाइम, पॉपुलेशन साइज एट टी टाइम, किसी टाइम पर पॉपुलेशन की साइज। उसके बाद में ई क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉग, बेस ऑफ नेचुरल लॉग। उसके अलावा आर क्या है, वही अपना पर कैपिटा ग्रोथ रेट, पर कैपिटा ग्रोथ रेट, और टी टाइम है, टाइम इंटरवल। चलो ये तो हो गया अपने पास में। अब हमारी एक इक्वेशन थी dn बाई डी टी इक्वल्स टू rn, या इसको b माइनस डी एन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार दोनों को ध्यान से समझना। ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि किसी पॉपुलेशन साइज की ग्रोथ रेट कितनी है, किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कितनी है। दूसरी इक्वेशन हमको यह बताती है कि कोई पॉपुलेशन जिसमें r की वैल्यू ये हो, इनिशियल साइज ये हो, तो आफ्टर टी टाइम उस पॉपुलेशन की साइज क्या है। और सिंपल वर्ड्स में मैं कहूं तो ये इक्वेशन बताती है हमको ग्रोथ रेट। ये क्या बता रही है, ग्रोथ रेट। और ये क्या बता रही है हमको, पॉपुलेशन साइज एट टी टाइम। किसी ना किसी टाइम पर पॉपुलेशन की साइज क्या है, हमको ये बात बता रही है। अब ये जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए है, दोनों इक्वेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की है, लेकिन एक बताती है ग्रोथ रेट, एक बताती है पॉपुलेशन साइज। तो आप कंफ्यूज मत होना दोनों को किस तरीके से यूज करना है। इससे रेट नहीं निकलेगी, इससे क्या निकलेगा, पॉपुलेशन की साइज टी टाइम पर, और इससे रेट निकलेगी। इतना हो गया और समझ में भी आ जाना चाहिए। अच्छा एक छोटी सी चीज और लिख लो, हमारे पास में, अब इस इक्वेशन को भूल जाओ एक बार, ये इक्वेशन कुछ वैसे काम की नहीं है, बस बतानी जरूरी होती है। एग्जाम में एक बार बहुत पहले कोई सवाल आया हुआ था, छोड़ो उसको। अब हमारे पास में एक इक्वेशन है dn बाई डी टी इक्वल्स टू rn, यही है मेन इक्वेशन हमारी, या इसको जोर मार के आप लिख लो dn बाई डी टी
इक्वल्स टू बी माइनस डी एन, ये कर लो, दो में से एक आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ आर एक कांस्टेंट है और आर जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है। सपोज करिए कि इस पॉपुलेशन की साइज 100 है, अगर आर की वैल्यू 1 होती तो, आर की वैल्यू 1.5 होती तो, आर की वैल्यू 2 होती तो, आर की वैल्यू 2.5 होती तो। आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पॉपुलेशन साइज उतनी फास्ट गति से जो है वो ग्रोथ करेगी। सिंपल है। अब ध्यान से समझिए, अगर हम ग्रोथ कर्व बनाए, इधर टाइम लेते हैं और इधर पॉपुलेशन साइज लेते हैं, पॉपुलेशन साइज, ध्यान से देखना, ये बहुत काम की चीज है। हम बात कर रहे हैं उनके लिए जो अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं, फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ, फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ। जैसे जनवरी का महीना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे है। मैं ऐसे लिख देता हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लेट्स से दिसंबर। ये दिसंबर, ये तो हो गया टाइम अपना। ठीक है, और अब पॉपुलेशन साइज। आप एक पैटर्न देखोगे यहां पे। पैटर्न क्या है कि जैसे ग्रास होपर पॉपुलेशन है सपोज, क्योंकि वो ग्रास होपर पॉपुलेशन इस तरीके की होती है। अब वो क्योंकि सीजनल है वो बात अलग है, या बैक्टीरिया पॉपुलेशन है सपोज, आपको यह पता लगेगा कि भाई जनवरी के महीने में 100 ग्रास होपर थे और पता चला कि फरवरी के महीने में ही ग्रास होपर की नंबर है वो 10,000 हो गया। इतनी जल्दी ग्राफ एकदम से ऊपर चला गया। आप खुद देखो, ये जे जैसा नहीं दिख रहा आपको? ये जे जैसा, इसे कहते हैं जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। आई बात समझ में कैसे निकला ये जे शेप्ड ग्रोथ कर्व? बहुत कम समय में पॉपुलेशन अचानक से बढ़ जाए तो जे शेप्ड ग्रोथ कर्व आता है। ऐसे अचानक से बढ़ गई पॉपुलेशन, पहले कम थी, अचानक से कुछ ही टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गई। यहां dn बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है इस कर्व में। यहां पे dn बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन, तभी तो ये अचानक से बढ़ गई है, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व आता है। ये उतार लेना, ये काम का है। समझ में आ गया कैसे बनाए? ठीक, अब आगे बात करते हैं। तो हम इसके बेसिस पे एक पॉइंट कह दें, मान लो 3 पॉपुलेशन है जिसमें एक में आर की वैल्यू 0 है, एक पॉपुलेशन है जिसमें आर की वैल्यू 0 से ज्यादा है, एक में आर की वैल्यू 0 से कम है। तो आप क्या कहोगे? जिस पॉपुलेशन में आर की वैल्यू 0 हो रखी है उस पॉपुलेशन के अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, 0 ग्रोथ। इस पॉपुलेशन के अंदर आर की वैल्यू 0 से ज्यादा है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.5, तो यहां क्या मिलेगी आपको? पॉजिटिव ग्रोथ। और 0 से कम है, -0.1, -0.2, -0.3, तो क्या मिलेगा? नेगेटिव ग्रोथ। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, दोबारा एक लाइन लिखो और ये ग्राफ बनाओ। लिखो, इफ द वैल्यू ऑफ आर इज if the value of r is slightly higher than 0, the population curve, growth curve comes to be J shaped। अगर थोड़ी भी ज्यादा है तो J shaped आता है। जैसे देखो, आपके सामने 3 ग्राफ ऐसे दे देंगे, ठीक है? सबसे ज्यादा शार्प जे कौन सा है? ये वाला।
ये तो फिर भी थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये उससे फास्ट बढ़ रहा है, ये उससे भी फास्ट। जब आप पता करोगे कि यहां पर कितनी कितनी ग्रोथ है तो पता चलेगा इसमें r की वैल्यू है 0.2, इसमें r की वैल्यू है 0.5, इसमें r की वैल्यू है 0.8। ऐसे लिख रहा हूं मैं हाइपोथेटिकली, आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये क्यों लिखा मैंने, इतना ही क्यों लिखा। मैं बस इतना सा बताना चाहता हूं आप लोगों को कि r की वैल्यू अगर 0.3 भी बढ़ गई तो ग्राफ देखो कितना सीधा हो जाता है, और 0.3 बढ़ गई तो ग्राफ और कितना सीधा हो जाता है। अगर मान लो आप 1 ले लो तो ग्राफ एकदम ऐसे भी आ सकता है, r की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ग्राफ इस तरीके से एकदम सीधा हो सकता है, जे शेप्ड का। तो r की वैल्यू अगर थोड़ी सी भी बढ़ती है तो पॉपुलेशन साइज खतरनाक बढ़ जाती है। बस ये वैल्यू समझाने के लिए मैंने ये लिया है। अभी और बातें करते हैं, अच्छी अच्छी ग्राफ आते हैं बड़े बढ़िया बढ़िया। यहां से मेरी बात को ध्यान से देखना और समझना। आपको स्पेसिफिक ग्रोथ रेट वाला फॉर्मूला याद है? जब हमने 3 फॉर्मूला बनाए थे, ग्रोथ रेट, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट और परसेंटेज ग्रोथ रेट। याद करो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट में हमने क्या किया था, एक एग्जांपल लिया था कि 10 लोग मिलकर के 70 फीट की दीवार बनाते हैं तो एक इंसान का कंट्रीब्यूशन कितना है। फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ था याद है आपको? जो ग्रोथ रेट थी उसमें हमने n का डिवीजन किया था, n से डिवाइड किया था, उसको n का भाग दिया था उसमें, याद आया आपको? अब देखना एक चीज, हमारे पास एक फॉर्मूला है dn/dt इक्वल्स टू Rn। ये क्या है? ग्रोथ रेट। इसको कहते हैं ग्रोथ रेट। क्लियर हुई बात? अगर मैं इस n को इधर ले आऊं, n को इस तरफ ले आऊं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, dn/dt और यहां n। इसी को आप ऐसे भी लिख दो 1/n dn/dt, मतलब n को ऐसे अलग से लिख लिया, एक ही तो बात है। पीछे क्या बचा? ओनली r। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है पता है? आपने इस ग्रोथ रेट को n से डिवाइड कर दिया तो ये ग्रोथ रेट क्या आ गई? ये आ गई पर कैपिटा ग्रोथ रेट। ये आ गई पर कैपिटा ग्रोथ रेट। सिंपल है ना? अब इसको आप ग्राफ में कैसे बताओगे? देखो यहां हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर क्या बचा? इधर की तरफ केवल r बचा। r क्या होता है? r एक कांस्टेंट होता है, याद है? तो कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा। एक एक्सिस पे हम n लेंगे, पॉपुलेशन की साइज बढ़ रही है, जैसे 10 मेंबर, 20 मेंबर, 50 मेंबर, 60 मेंबर, 100 मेंबर, 150 मेंबर, पॉपुलेशन की साइज बढ़ रही है। तो आपको इस एक्सिस के ऊपर क्या लेना है? dn/dt 1/n के साथ पर कैपिटा ग्रोथ रेट। तो फॉर्मूला में भी क्या आया था? सामने r आया था। ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा ना, एकदम कांस्टेंट, r की वैल्यू ये आ जाएगी। हमने इस dn/dt को जो rn था, n इधर ले आए तो पीछे तो r बचा, n को आप इधर ले आओगे तो पीछे तो r बचा। r तो कांस्टेंट होता है तो एकदम सीधा आ जाएगा। ये ग्राफ किसका है? नीचे लिखो, ये ग्राफ है पर कैपिटा ग्रोथ रेट का, पर कैपिटा ग्रोथ रेट का। बनाओ ये ग्राफ। अब दूसरा ग्राफ समझना। पर कैपिटा, ये एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत सिंपल है, पर कैपिटा ग्रोथ रेट का एग्जाम ग्राफ है। अब देखो हमारे पास में एक फॉर्मूला क्या है? dn/dt इक्वल्स टू Rn, और ये फॉर्मूला किसका है? ग्रोथ रेट का। किसकी ग्रोथ रेट? पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट। ना तो कोई इंडिविजुअल की ग्रोथ रेट, ना किसी की, पूरी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है। इस पूरे फॉर्मूला को आप ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ध्यान से देख लीजिए। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मतलब ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। एक तरफ n बढ़ रहा है, पॉपुलेशन की साइज बढ़ रही है, दूसरी तरफ हमारे पास dn/dt ग्रोथ रेट बढ़ रही है।
अब देख लीजिए, हमने इस n को इधर नहीं लेके आया, n अभी भी r के साथ मल्टीप्लीकेशन में है ना। अगर इधर केवल r होता तो हमारा ग्राफ आ जाता कांस्टेंट जो पीछे बनाया था, लेकिन अभी r के साथ मल्टीप्लीकेशन में n है और n बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा, क्योंकि बढ़ाना है ना, अभी मल्टीप्लीकेशन में यहां n भी है, तो ये ग्राफ आ जाएगा Rn। ये किसका ग्राफ है? ये है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का ग्राफ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा सुन लो इस वीडियो को, क्या बोला मैंने यहां पे। ये हमारा पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को ग्राफ में प्लॉट करना है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, जैसे 100 मेंबर है, मान लो r की वैल्यू है वो 1 है, पॉपुलेशन में 100 मेंबर थे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉपुलेशन में 200 मेंबर हो गए 200 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉपुलेशन के अंदर 300 मेंबर हो गए 300 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ऐसे ऐसे पॉपुलेशन में बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन का जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है वैसे ही Rn मल्टीप्लीकेशन में ग्रोथ बढ़ा रहा है। ये ग्राफ समझ में आया? एक और ग्राफ देखते हैं, एक और ग्राफ देखते हैं। ये किसका फॉर्मूला है? ये है पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट का, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का फॉर्मूला। ओके, मैंने n इधर ले आया, 1/n dn/dt। ये क्या बच गया? r। ये क्या हो गया? पर कैपिटा ग्रोथ रेट, पर कैपिटा ग्रोथ रेट। हुई कि नहीं हुई? अब क्या करना मेरे को, मैं ये चाहता हूं कि ये पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाए, ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाए। तो ग्रोथ रेट को डिक्रीज कराना है, पर कैपिटा ग्रोथ रेट नेगेटिव करनी है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे पॉपुलेशन के अंदर पर कैपिटा ग्रोथ रेट कम होगी। इसका मतलब इनिशियली जब पॉपुलेशन कम होती है तब तो r ज्यादा होता है, बाद में वो डिक्रीज हो जाता है। यहां r आएगा, यहां आएगा k फॉर कैरिंग कैपेसिटी। अगले वीडियो में बताऊंगा क्या होती है कैरिंग कैपेसिटी, खाली ग्राफ बना के छोड़ दो। इसमें लिखो पर कैपिटा, डिक्रीजिंग पर कैपिटा ग्रोथ रेट, डिक्रीजिंग पर कैपिटा ग्रोथ रेट। तो ये 3-4 ग्राफ बताए मैंने आपको, चारों ग्राफ है वो अच्छे से लर्न कर लेना, याद कर लेना, सवाल आता है यहां से। चलिए अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको कहा गया कि पॉपुलेशन साइज इंक्रीज्ड फ्रॉम 600 टू 645। पॉपुलेशन की साइज है वो इंक्रीज हो गई इन 1 मंथ, 1 मंथ में। नाउ बर्थ रेट इक्वल्स टू 0.5, देन कैलकुलेट द डेथ रेट, डेथ रेट। चलो, और ये भी लिखा है कि दिस पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये भी बोल दिया अगले ने सवाल के अंदर। ध्यान से देखो इस सवाल में आपको क्या डाटा दिया है। पॉपुलेशन साइज इंक्रीज्ड फ्रॉम 600 से हो गए 645, 600 से 645 हो गया। ये यहां क्या आ रहा है? चेंज इन नंबर, कितना? 45। चेंज इन नंबर कितने टाइम में? 1 मंथ में। तो चेंज इन टाइम कितना हुआ? 1 मंथ में है। आपको क्या दे रखा है? बर्थ रेट, यानी स्मॉल b दे रखा है 0.5। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है डेथ रेट। चलो,
कहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, dn बाई डी टी इक्वल्स टू बी माइनस डी एन, ये होता है। rn को ऐसे लिख लिया, तभी तो डेथ रेट होगी। ओके, dn का मतलब चेंज इन नंबर 45, dt का मतलब चेंज इन टाइम 1, b का मतलब बर्थ रेट 0.5, d का मतलब डेथ रेट, n इनिशियल पॉपुलेशन साइज 600। अब आप इस फॉर्मूला को सॉल्व करके बताओगे कमेंट करके कि d की वैल्यू क्या आई। समझ में आया? बस ऐसे ही होता है, कर लेना। चलो अब मैं आपको एक और बढ़िया चीज पढ़ाता हूं। एक्टोथर्म्स के बारे में कुछ चीजें हैं, वो देखते हैं। हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, दो बातें समझाता हूं, फिर मैं थ्योरी लिखाऊंगा, उसके बाद में आप लिखना चालू करना। अभी कुछ मत लिखना, हेडिंग डाल लो खाली चुपचाप। देखो, ये पूरी कहानी है फॉर एक्टोथर्म, क्योंकि दिक्कत इनको आती है, एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म्स दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं कोल्ड अडप्टेड, कोल्ड अडप्टेड, एक होते हैं वार्म अडप्टेड। कोल्ड अडप्टेड, वार्म अडप्टेड, ठंडे एरिया में रह सकते हैं, गर्म एरिया में रह सकते हैं। अब दो तरीके की बातें कही जाती हैं। पहली बात, ऐसे एक्टोथर्म्स जो वार्म एरिया में रह रहे हैं, वो एक्टोथर्म्स बेटर ग्रोथ कर पाते हैं। ठीक है, ये एक हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस में एक बात कही जाती है, वो क्या बात है? कहते हैं कि वार्मर इज बेटर, वार्म कंडीशन बेटर कंडीशन होती है। ठीक है। दूसरी एक हाइपोथेसिस है, वो क्या कहती है कि जो कोल्ड अडप्टेड एक्टोथर्म्स होते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ बायोकेमिकल अडप्टेशंस होती हैं, और ये बायोकेमिकल अडप्टेशन की वजह से दे कैन ग्रो सिमिलर टू हॉट अडप्टेड मेंबर्स। ये रहते तो ठंडे एरिया में हैं, लेकिन इनके पास में इतनी अच्छी मैकेनिज्म है जिससे वो उतनी ही ग्रोथ कर पाते हैं जितनी ग्रोथ वार्म एरिया में रहने वाले करते हैं एक्टोथर्म्स। दूसरी हाइपोथेसिस ये कह रही है कि नहीं, वार्मर ही अच्छे हैं, जो वार्म एरिया में रहते हैं वही अच्छे हैं। जो पहली हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस को कहते हैं, इस हाइपोथेसिस का नाम है परफेक्ट कंपनसेशन हाइपोथेसिस। इसे क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपेंसेशन हाइपोथेसिस, कि ठंडे एरिया में रहने वाले एक्टोथर्म बायोकेमिकल अडप्टेशन की वजह से कंपनसेट कर लेते हैं और उतनी ही ग्रोथ कर सकते हैं जितनी ग्रोथ उनके हॉट एरिया में रहने वाले मेंबर्स या रिलेटिव्स करते हैं। दूसरी जो हाइपोथेसिस है वो है थर्मोडायनेमिक हाइपोथेसिस, और थर्मोडायनेमिक
हाइपोथेसिस कहती है कि जो वार्मर कंडीशन में है वो अच्छा है। बस इतनी सी बात है। अब लिखो, लिखना चालू करो, पहले लिखो। Ectotherms are predominant organisms on earth. Ectotherms are predominant organisms on earth. Next लिखिए, their growth is greatly affected by body temperature. Obvious सी बात है, their growth is greatly affected by body temperature. अगला लाइन लिखिए, ectotherms may be adapted to cold temperature or hot temperature. अब अगली लाइन में ये लिखिए, परफेक्ट कंपनसेशन हाइपोथेसिस। हेडिंग डालो, परफेक्ट कंपनसेशन हाइपोथेसिस लिखो इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, cold adapted ectotherms have some biochemical adaptations that allow them to increase their Rmax, ब्रैकेट में लिख लेना population growth, allow them to increase their Rmax to be the same as in warm adapted species. दूसरा लिखो, thermodynamic hypothesis. According to this hypothesis, warmer is better. That means those species who are adapted to warm temperatures have higher Rmax, ब्रैकेट में लिखना population growth, as compared to cold adapted species. अब मैं आपके लिए दो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। आप मुझे ये बताना कि ये दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ कौन सी हाइपोथेसिस का है, और उम्मीद है कि आप बता पाओगे। ग्राफ नंबर 1 है एक ग्राफ नंबर 2 है। कमेंट करके बताना। एक तरफ टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, टेम्परेचर बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में। दूसरे डायरेक्शन के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इसमें भी है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब एक स्पीसीज ऐसी है जिसकी मैक्सिमम ग्रोथ इतनी है, और दूसरी स्पीसीज ऐसी है जिसकी मैक्सिमम ग्रोथ इतनी है, यानी दोनों की ये ग्राफ थोड़ा सा बराबर सा बना लेना। ये Rmax है। दूसरी तरफ एक स्पीसीज ऐसी है जिसकी ग्रोथ रेट इतनी है, और एक स्पीसीज ऐसी है जिसकी ग्रोथ रेट इतनी है, तो ये डिफरेंस है Rmax में। अब मुझे आप कमेंट करके ये बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा ग्राफ हमारा परफेक्ट कंपनसेशन हाइपोथेसिस का है, और कौन सा ग्राफ हमारा वार्मर या थर्मोडायनेमिक हाइपोथेसिस का है। दोनों ग्राफ आपके सामने, ये ग्राफ ए है, ये ग्राफ बी है। तो आपको बताना है कि ग्राफ ए किसका है, ग्राफ बी किसका है। ये मैं डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर के अंदर। तब तक आप जियोमेट्रिक ग्रोथ कैसे होती है, उसका फॉर्मूला कैसे बनाया, देन उसको कैसे यूज करना है, न्यूमेरिकल्स करो,
यहाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बताई मैंने कैसे होती है, कब होती है, क्या कंडीशन चाहिए, कैसे इसके इक्वेशंस करनी है वो बताया। और ये छोटी सी हाइपोथेसिस है, एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, आ सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लॉजिस्टिक ग्रोथ पढ़ेंगे, सिग्मोइड कर्व कैसे बनता है, क्या कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से स्पीसीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ग्रोथ करती है, सारी बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो तब तक आप यहाँ पर इसको पढ़िए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।